हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं पर करने का मोटिवेशन नहीं है या समझ नहीं आ रहा कि करना क्यों है या करना कैसे है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करें नहीं करें, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ ली है या एक जीएस पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट ना करने के। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो बहाना होता है वो ये होता है कि बेस्ट या गुड आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, बट इस डर के चक्कर में बहुत सारे लोग आंसर नहीं लिख पाते हैं कि हम कैसा लिखेंगे। हम कचरा लिख देंगे, अच्छा नहीं लिख पाएंगे, डांट पड़ेगी, खुद को मिरर में देखना पड़ेगा, डिमोटिवेशन होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बेस्ट आंसर नहीं लिखता है। कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने लोगों की मैंने मेंटरशिप की है। आई नो, जब वो पहले दिन से आंसर लिख रहे थे और जब उनका तीसरा महीना था, चौथा महीना था, या जब उन्होंने 4 फुल लेंथ टेस्ट, 3 फुल लेंथ टेस्ट लिखे, उनकी राइटिंग स्टाइल में, लैंग्वेज में, तरीके में, कंटेंट में और स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया था। तो गुड आंसर आपका डे 1 से तो नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन बेस्ट और गुड आंसर तक पहुंचने के लिए आपको बैड आंसर लिखना पड़ेगा। देखो, लिखना तो कचरे से ही पड़ेगा, लिखना तो गुड बैड आंसर से ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। वरना आप गुड आंसर लिखने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दोगे और कोई आपका कॉम्पिटिटर टेस्ट पे टेस्ट लिख चुका होगा। दूसरा जो रहता है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरे करंट अफेयर नहीं हुए हैं, स्टैटिक नहीं हुआ है, ये बहुत ही गंदा बहाना है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसके पीवाईक्यूज़ आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने करंट अफेयर्स पढ़े हो उसके स्टैटिक पार्ट को समझ लो, स्टैटिक पार्ट को कर सकते हो। और करंट अफेयर करने के लिए क्या है, करंट अफेयर की आजकल इतनी एनुअल मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन्स हैं, करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट के। मात्र एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट के आप करंट अफेयर 1 साल के पढ़ सकते हो, एक दिन में, अगर आपको स्टार्ट करना है तो। ठीक है, तो ये भी बहाना बहुत गंदा है। तीसरा है कि मेंटरशिप नहीं है, कहाँ से करें, कैसे करें। तो मेंटरशिप तो देखो बहुत जगह मिल रही है। व्यास आईएएस का खुद का भी मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड आंसर राइटिंग कर सकते हो। मेंटरशिप आपको मिलती है, टाइम टेबल मिलता है, शेड्यूल मिलता है, डाउट रेजोल्यूशन मिलता है और मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। हम क्या, बहुत सारे लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहाना गलत है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई सोशल सर्किल नहीं है। ठीक है, तो ये बहाना भी आप मत बनाइए। अगर इन तीनों बहानों से आप ओवरकम कर चुके हैं तो अब मेन जो पार्ट है वो है हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट से करें। तो या तो अपनी कोई फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, जैसे किसी का हिस्ट्री है, खैर हिस्ट्री का तो बहुत कम लोग का होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो GS4 से उठा लो। रीज़न है क्या, एक तो सबसे शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और करंट अफेयर्स कम है। ठीक है, GS4 एथिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे आप GS4 का सिलेबस आप 15 से 17 दिन में ख़त्म करके इसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी कोई फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, उसके PYQ सोल्व कर लो। अब आप बोलोगे कि ठीक है, मान लिया एथिक्स से स्टार्ट करते हैं, पढ़ने भी लग गए, एग्जैक्टली लिखना कैसे है, टॉपिक कर लिया कोई, अब उसके PYQ करे कैसे। तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप टॉपर्स की कॉपी देख लो साइड बाय साइड एक बार ढंग से, या कोई टेस्ट सीरीज़ देख लो। बहुत टेस्ट सीरीज़ आजकल मिलती है, ठीक है, जिसमें मॉडल आंसर्स भी होते हैं, सब होते हैं। टेस्ट सीरीज़ की नीड नहीं है तो टॉपर कॉपी भी देख सकते हो। वैसे वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा टॉपर्स कॉपी हैं, क्योंकि फ्री में आपको मिल जाएंगी, प्लस ये पूरा खजाना होता है आंसर राइटिंग का। आपको मैं भी टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। बट आप उस सब्जेक्ट की टॉपर कॉपी देख के बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत हद तक कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। दिक्कत है कि हम हो जाते हैं लेज़ी, हमें आता है जोर, है ना। हमने PDF डाउनलोड की टॉपर्स की कॉपी, एक आंसर पढ़ा, 2 आंसर पढ़ा, एक टेस्ट पढ़ा, पढ़ते ही नहीं है। तो फिर एनालिसिस ऐसे नहीं हो पाता बेटा।
आपको 4-5 FLT 4-5 टेस्ट देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि वो अलग से क्या लिख रहा है, और फिर भी आपको जोर आता है तो व्यास IAS का GS एनाटॉमी कोर्स आता है। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। जिन लोगों को लेजीनेस है या टाइम नहीं मिलता, वर्किंग प्रोफेशनल है या बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम चले जाता है, टाइम कम मिलता है, घर के काम में लगे रहते हैं, उसके लिए GS एनाटॉमी कोर्स है, जिसके अंदर हमने बेस्ट टॉपर्स की कॉपीज़ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एनालिसिस की हुई है। तो वो काम हमने ऑलरेडी आपके लिए ईजी बना दिया। तो ये बहाना भी गया। अब ये बहाना मत बनाना कि टॉपर्स की कॉपी का क्या है, कैसे पढ़ूँ, नहीं समझ आता, देख तो लेते हैं लेकिन वो अलग क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। सारा काम GS एनाटॉमी कोर्स में हो रहा है। ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेटर है टॉपर्स कॉपी, क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू में आप देखोगे तो उसमें वो क्वेश्चंस होंगे सेलेक्टेड, वो आप समझ नहीं पाओगे। और मॉडल आंसर जो होते हैं टेस्ट सीरीज़ के, वो UPSC के रियल आंसर्स के हिसाब से नहीं बनते हैं, उसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा रहती हैं और अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज पढ़ोगे तब खुद ब खुद समझ जाओगे। तो टॉपर्स की कॉपी स्टार्ट करो देखना, और GS4 स्टार्ट कर दो या फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, पार्टिकुलरली कुछ क्वेरी होती है कि ठीक है कर दिया, टॉपर की कॉपी भी देख ली, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आंसर लिखे कैसे। सब कुछ आता है, आंसर में जो पूछा है वो भी पता है, शुरुआत कैसे करनी है आंसर की वो समझ में नहीं आता। 5 मिनट तो सोचने में लग जाते हैं इसको शुरू कैसे करें। तो इंट्रो करने के ना 3 तरीके होते हैं। या तो आप डेफिनेशन लिखो उस कीवर्ड की जो पूछा है। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं कि कैसे करना। आपके सामने का आंसर है, टॉपर का आंसर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं किसी भी आंसर में, देखो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, फिर होती है बॉडी, फिर होती है कंक्लूजन। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका होता है 3 से 4 लाइन का मैक्स। ठीक है, बॉडी आपकी होती है, डिपेंड करती है कितने मार्क्स का है। अगर 10 मार्कर है तो बॉडी उस हिसाब से होगी, 15 मार्कर है तो आपको उसमें 3 पेज मिलेंगे तो उस हिसाब से होगी। देखो 10 मार्क्स का है ना तो उसमें मिलते हैं आपको 2 पेज। अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो उसको मिलता है आपको 3 पेज, जिसमें से 3 से 4 लाइन का आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी आपकी बाकी हो जाती है। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, और लास्ट में क्या होता है कंक्लूजन, कि आंसर ख़त्म कैसे हो रहा है। अब पहला सवाल ये आता है कि यार शुरू ही कैसे कर, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के ना 3 तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने कहा डेफिनेशन। जैसे क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन रेस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। किस पे फोकस किया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाते हैं। तो डेफिनेशन से आपने स्टार्ट किया। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, वॉलंटरी और नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब ये डेफिनेशन कैसे निकाली जाए भाई, जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें डेफिनेशन तो होगी इन की टर्म्स की, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। डेफिनेशन याद नहीं रहे, फिर डेटा, उससे रिलेटेड कोई डेटा बताओ कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का कोई आपको ग्रुप्स के नाम बताओ, जैसे कोई भी प्रेशर ग्रुप क्रिएटेड हो इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ग्रीन पीस, WWF, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिख सकते हो। या कोई एग्जाम्पल रिसेंटली कुछ उस कोई भी इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का न्यूज़ में नाम आया हो, कोई करंट न्यूज़ हो, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा वहीं से मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो या कोई डेटा हो, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इन्होंने डिफ़ाइन किया है कीवर्ड को। फिर इन्होंने लिखी है बॉडी। बॉडी क्या होती है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन, कैसे बढ़ाते हैं। तो ये इसका मतलब है रोल बताना है आपको कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाते। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बॉडी में पूरा लिख दिया। अब इसको आप चाहे तो डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा किया। या GS एनाटॉमी का जो मैंने कोर्स बताया है उसमें सारी चीज़ें हमने एक एक लाइन पढ़ के बताई है। अभी के लिए स्ट्रक्चर समझते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने बता दिया इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, हाल ही में इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ कौन कौन सी न्यूज़ में है। कंक्लूड कैसे करते हैं, कंक्लूजन होता है उस आंसर का कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है कि उस आंसर को अब ख़त्म करना है। ठीक है, अब वो आंसर ख़त्म हो चुका है। तो ऑल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप टू स्टाइल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्ट्रेफल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस एंड हेड फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, अब आप बोलोगे कंक्लूजन ये बना कैसे, तो कंक्लूजन बनता है किसी भी वे फॉरवर्ड से या पॉजिटिव से। आप लास्ट में कुछ पॉजिटिव लिख रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड सोल्यूशन लिख रहे हो। कंक्लूजन में आपको लिखना है सोल्यूशन, बड़ा सा सोल्यूशन, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि
क्या करना है, प्रेशर ग्रुप्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना है, ताकि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सके। अब जिसने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ ली होगी उसको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है। जिसने नहीं पढ़ी होगी उतना समझ लो कि कंक्लूजन में लिखते हैं हम पॉजिटिव, कंक्लूजन को हम पॉजिटिव ओरिएंटेड रखते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं कि अब प्रेशर ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। एक सिंपल लाइन लिख के आप कंक्लूजन कर देते हो। आप बोलोगे टाइम कितना लगना चाहिए एक आंसर को लिखने में, अगर 10 मार्कर है तो आपको 6 से 7 मिनट लगनी चाहिए, ठीक है। अगर 15 मार्कर है तो 9 से 10 मिनट के बीच में लगनी चाहिए बस, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, 20 से 25 मिनट लग जाए, घबराना नहीं है, सबको टाइम लगता है। हो सकता है इंट्रोडक्शन सोचने में 5 मिनट लग जाए, बिल्कुल लगता है। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, आपका टाइम 6 से 7 मिनट आ जाएगा डेली एटलीस्ट, अगर आप 5 आंसर लिख रहे हो तो। ये मिनिमम है, 5 आंसर मिनिमम है। अगर आप डेली एक आंसर लिख रहे हो तो हो सकता है आपको 2-3 महीने लग जाए 6 से 7 मिनट में लाने में, ठीक है। तो डेली 5 आंसर लिखोगे, अपने आप हैंड राइटिंग की स्पीड बैठेगी, अपने आप थिंकिंग कैपेसिटी समझ में आ जाएगी और अपने आप इंट्रोडक्शन करना आ जाएगा, ठीक है। ये तरीके से आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बॉडी लिख सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ठीक है इंट्रोडक्शन को समझ में आ गया, बॉडी का भी समझ में आ गया, कंक्लूजन का भी आ गया, लेकिन कितने पॉइंट्स लिखें। जैसे एक पॉइंट इन्होंने 2 लाइन 3 लाइन का लिख रखा है, कितने लिखने चाहिए, इतने लिखने चाहिए। अगर 10 मार्कर है तो आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं, 2 लाइन्स के लिखने हैं, ठीक है। अगर 15 मार्कर है तो आपको 10 से 12 लाइन लिखनी है और वही 2 लाइन से 3 लाइन के लिखनी है, ठीक है। इन्होंने कितने लिखे, आप देखोगे इन्होंने 7 यहाँ लिख दिए पॉइंट और लास्ट में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ के बता दिए, बट 7 पॉइंट इन्होंने मेन बॉडी के लिखे हैं। तो 10 मार्कर में आप 6 से 7 पॉइंट लिख के काम चला सकते हो, 2 या 3 लाइन के लिख सकते हो। कंक्लूजन भी आपको 3 या 4 लाइन का लिखना है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्टार्ट करो। ज़्यादा गाइडलाइंस जो होती हैं ज़्यादा, अब इसके ऊपर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे भी और वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे भी और देखेंगे कि कैसे स्टार्ट करनी है, 10 वीडियो देखेंगे हाउ टू स्टार्ट और थक के सो जाएंगे, अगले दिन कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसको कहते हैं, एक बीमारी है जिसको मैं कहता हूँ एनालिसिस पैरालिसिस। इतना एनालिसिस करते हैं, इतनी वीडियोस देख लिया, सब कुछ बता दिया, एक बार 10 बार बता दी, लिखने नहीं बैठेंगे, लिखने में आएगा जोर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि इससे आप किसका नुकसान कर रहे हो, खुद का नुकसान करते हो और किसी का नहीं करते हो। आप जिस दिन 5 आंसर लिखने शुरू कर दिए ना, 1 महीने के अंदर अंदर आप बोलोगे कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आंसर लिखना, लिखना आना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और जो पढ़ा है वो थोड़ा बहुत पढ़ा तो होना ही चाहिए। देखो जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, पढ़ना तो है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की, देन आप स्टार्ट कर दो। लिखते लिखते ही आपको टॉपिक की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये ध्यान रखना। लिखते लिखते ही आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ा है यार वो मैं लिख कैसे रहा हूँ, उसको अच्छे से लिखना कैसे है, मैं लिख कैसे पा रहा हूँ, उसको अपनी आंसर राइटिंग स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं ये एडवाइस दूंगा कि शुरू में एक तो आप लोग ये देखें ही नहीं कि कितने टाइम में आंसर लिख रहे हो, शुरू में बस आपको ये देखना है कि ओवरऑल आपका कंटेंट कैसा है। शुरू में अब चाहे 15 मिनट लग रहे हो आपको, चाहे 20 मिनट लग रहे हो, शुरू में टाइम नहीं देखना है, नोट करना है ज़रूर कि कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन डिमोटिवेट नहीं हो जाना। आप खुद ब खुद जब 6-7 मिनट पे तक आओगे तो खुद ब खुद लिखना सीख जाओगे। अब ये ध्यान रखना कि हर पेपर की अपनी डिमांड होती है, GS1 की, GS2 की, GS3 की, GS4 की। तो जिस भी पेपर से आप स्टार्ट करो उस भी पेपर से अलग अलग डिमांड होती है। जैसे GS2 में आपके जजमेंट्स, आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, GS3 में डेटा, कमिटीज़, खैर कमिटीज़ तो GS2 में भी आते हैं, GS4 में भी आते हैं। GS4 में आपके एग्जाम्पल्स होती हैं, फिलॉसफीज़ होती हैं, ज़्यादा काम आएंगी। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जिस दिन आप GS2 कंप्लीट करोगे आप समझ जाओगे, GS3 कंप्लीट करोगे उस दिन डेटा कमिटी समझ जाओगे। तो हर आंसर लिखने की अपनी कंटेंट में फ़र्क आता है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा, बुलेट पॉइंट्स, 2-2 लाइन का 1-1 पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर भी कोई डाउट है इसके बाद, फिर भी कुछ पूछना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8851628134।
या ये मेरा पर्सनल नंबर है 6350119648। दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट करके आप अपने डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हो, सारी चीज़ें पता कर सकते हो, मेंटरशिप कैसे होती है, आंसर राइटिंग के लिए और क्या कर सकते हैं। इवन आंसर राइटिंग के लिए वी हैव सम कीवर्ड्स, वी हैव सम पीडीएफ फाइल्स। और जैसे आंसर राइटिंग में देखो बहुत सारे अभी कीवर्ड्स भी होते हैं, आप लास्ट में देखोगे डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, हर आंसर के पीछे एक टेल वर्ड होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इसमें ये क्वेश्चन में टेल वर्ड क्या है, डिस्कस। ये कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो, जो चीज़ें मैं बेसिक अभी बता देता हूँ। देखो अगर डिस्कस है तो डायरेक्टली जो पूछा गया है वो बता देना है आपको, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इलेबोरेट, क्रिटिकली डिस्कस। अगर क्रिटिकली वर्ड आ रहा है ना तो जो पूछा है उसके पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में करना पड़ेगा। जैसे मान लो सवाल आता है कि आत्मनिर्भर जो भारत योजना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसके बारे में डिस्कस करो। सिंपल इसके फीचर्स बता देना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, ख़त्म करना है। क्रिटिकल एनालाइज में आपके इसके 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। क्रिटिकली इलेबोरेट और क्रिटिकली डिस्कस में भी सेम करना है। क्रिटिकली वर्ड का मतलब है क्रिटिक करते हुए, ठीक है। एक होता है आपका इलेबोरेट, इलेबोरेट, ये डिस्कस और इलेबोरेट सेम ही होता है, बस इलेबोरेट में होता है थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना है, एग्जांपल्स देते हुए, करंट ज़्यादा देना है, डेटा ज़्यादा देना है, ठीक है। एक होता है आपका एनालाइज। अब एनालाइज में भी क्वेश्चन की डिमांड ही आती है, बस ये है कि आप 3-4 पॉइंट्स क्रिटिक के ज़रूर उसमें डालना, ठीक है। मेन आपका फ़र्क पड़ता है देखो क्रिटिकली वाले में, बाकी डिस्कस, इलेबोरेट, एनालाइज, एक्सप्लेन, इनमें तो आपको जो पूछा है वो जवाब देना है। क्रिटिकल एनालाइज, क्रिटिकल इलेबोरेट, क्रिटिकली डिस्कस में नेगेटिव पॉइंट 4 से 5 डालने ही है, चाहे वो नहीं पूछे, सिर्फ ये बोले कि इस टॉपिक के बारे में क्रिटिकली इलेबोरेट करो, तो 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट आपके पॉजिटिव में, 5 पॉइंट आपके नेगेटिव में डालना है। समझ में आ गया? मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कोई भी डाउट हो, ये नंबर आपके सामने है, ठीक है। कोई बहाना मत छोड़ना आंसर राइटिंग करने का, कॉल करो, डाउट पूछो, कोई चार्ज नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डाउट पूछ रहे हो और फ़ोन काट दिया जाएगा। आपसे हमेशा बात होगी, प्यार से बात होगी, तरीके से आपको मेंटरशिप की जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, स्टार्ट आंसर राइटिंग। एक भी अगर सब्जेक्ट हो गया, स्टार्ट कर दो आंसर राइटिंग। मैं ये नहीं कह रहा 1 चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर हुआ है तो करो, एक सब्जेक्ट होते ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या एक जीएस पेपर होते ही स्टार्ट कर दो। और अब तक जो वीडियो देख रहा होगा 99% लोग वो होंगे जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि डायरेक्टली कोई सर्च नहीं करता हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास IAS।